प्रणाम। 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं और मुझे लगता है कि 6 महीनों के भीतर नोटिफिकेशंस जारी हो जाएंगे और चुनावी बिगुल बज जाएगा। रैलियों का दौर और भाषणबाजियों का दौर शुरू हो जाएगा। जब भी भाषण कला की निपुणता की बात आएगी है तो मुझे लगता है ये सर्वविदित है कि हमारे प्रधानमंत्री उसमें बहुत बेहद निपुण हैं। पर मुझे लगता है कि आप सभी उनकी एक कला से अपरिचित हैं, जो है उनकी मौन की कला। अगर भारत की राजनीति में जब भी मौन की बात आती है तो आप सबके सामने एक ही चेहरा आता होगा, मनमोहन सिंह का। पर मुझे लगता है कि उससे अधिक निपुणता अगर किसी नेता में है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ, आज हम लोग पूरी परिचर्चा करेंगे मोदी जी के मौन पे। जब भी देश में कोई संवेदनशील मुद्दा आया या संसद में कुछ ऐसे मुद्दे आए जहां उन्हें बोलने की ज़रूरत थी, तब वो मौन रहे। बात आज केवल और केवल उनके भाषणबाजियों से उत्पन्न उनके मौन की। जी हाँ, फहरिस्त इतनी लंबी है कि शुरुआत कहाँ से करूँ, कहाँ से लिस्ट बनाऊँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, बड़ा मुश्किल था। पर मुझे लगा कि देश अभी जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, तो शुरुआत मणिपुर से करते हैं। जी हाँ, आज मणिपुर में कई स्त्रियों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, कई स्त्रियों को खुलेआम बलात्कार किए गए। पर देश जल रहा था, मणिपुर जल रहा था, जल रहा है। स्त्रियों के साथ अभद्रता अभी तक जारी है, पर मोदी जी चुप रहे। जी हाँ, जब भी बात मोदी जी के अपने सांसद और मंत्रियों पर आती है तब भी मोदी जी चुप रहते हैं। फहरिस्त लंबी है, पर मैं कुछ चंद बिंदु अब तक बताता हूँ उनके मौन की। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रिटायर्ड जजों को धमकाया, पर मोदी जी चुप रहे, बिल्कुल मौन रहे। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को जीप से रौंद दिया, पर फिर भी प्रधानमंत्री मौन रहे। बलात्कारी बृजभूषण पर चुप्पी साधी रखी, उन बेटियों को नज़रअंदाज कर दिया जिन बेटियों ने भारत को गौरवान्वित करवाया था, और पूर्णतः उस बलात्कारी पर प्रधानमंत्री मौन बने रहें। रमेश बिदूरी ने अपने अपशब्दों से पूरे संसद का अपमान किया, पूरे संसद की गरिमा, संविधान की गरिमा को नष्ट किया, प्रधानमंत्री मौन रहे। वैसे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर हमेशा प्रधानमंत्री गरजते, अपनी रैलियों में, अपने भाषण में गरजते नजर आएंगे, पर बात जब उनके अपने मंत्री की हो तो वो हमेशा चुप रहते हैं। चाहे वो मंत्री जब तक दूसरी पार्टी में हो तो भ्रष्टाचारी, और उनकी पार्टी में आने के बाद भ्रष्टाचारी नहीं रहता, वो एक सनातनी हिंदू हो जाता है। जी हाँ, आप इसमें मुख्य शुभेंदु अधिकारी का नाम ले सकते हैं। शारदा चिट फंड के घोटाले का मुख्य आरोपी शुभेंदु अधिकारी आज भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा में सम्मिलित हो चुका है। आदर्श घोटाले के आरोपी अजीत पवार आज भ्रष्टाचारी नहीं हैं, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और प्रधानमंत्री आज तक इन पे मौन हैं कि क्या हुआ इनकी फाइल्स का, इनकी फाइल्स ठंडे बस्ते में क्यों चली गई। बात जब संसद की आती है तो संसद के अंदर जब भी प्रश्नकाल हुआ तो प्रधानमंत्री हमेशा मौन रहे, चाहे वो मुद्दा राफेल का हो, चाहे जब भी वो मुद्दा पेगासस का उठा तब भी वो मौन रहे। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की बात हुई, वो मौन रहे। एक आम आदमी के मेहनत की कमाई प्रधानमंत्री राहत कोष में डाली गई, उन्होंने हमसे हाथ जोड़कर विनम्रता से पैसे मांगे, हम लोगों ने दिए, पर जब हम लोगों ने उसका ब्यौरा मांगा उन्होंने मना कर दिया, और आज भी वो मौन है कि उन्होंने ये खर्चे कहाँ किए। आज 2 अक्टूबर है, बात इसलिए भी ये करनी ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री अपनी छवि को चमकाने के लिए एडवर्टीज़मेंट्स जो करते हैं
तो एक मुख्य बिंदु है जो जब भी इस पे प्रश्न आता है प्रधानमंत्री मौन रहते हैं कि लोक कल्याण कार्य का जो बजट होता है उसमें से 48% से अधिक हिस्सा केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया गया है और हर एडवर्टीजमेंट में सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि चमकाने की कोशिश की गई है। इतना अधिक पैसा एडवर्टीजमेंट में क्यों खर्च किया गया, बजट को कम क्यों किया गया, इस पे भी प्रधानमंत्री हमेशा मौन रहते हैं। आज 2 अक्टूबर है, हाथ में झाड़ू लिए सभी गणमान्य लोग दिख जाएंगे, खुद प्रधानमंत्री उसको लीड करते नजर आएंगे। 3 अक्टूबर से सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन उनकी छवि चमकाने में उससे अधिक पैसा केवल उनके छवि चमकाने में यूज हो जाता है। संसद में इन प्रश्नों पे प्रधानमंत्री हमेशा मौन रहते हैं। बात एनपीए की करें तब भी प्रधानमंत्री मौन है। वित्त मंत्रालय ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, इन 9 वर्षों में 18 लाख करोड़ एनपीए हुए हैं। जी हाँ, डाटा मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, 18 लाख करोड़ एनपीए हुए हैं और 18 लाख करोड़ एनपीए को सरकार ने माफ़ कर दिया। इस कॉरपोरेट के हुए एनपीए को क्यों माफ़ किया मोदी जी ने? आज किसान अपने केसीसी को चुकाने के लिए बाध्य है, हर परिस्थिति में उसे अपना ऋण चुकाना है, पर इन कॉरपोरेट्स का 18 लाख करोड़ ऋण माफ़ कर दिया। क्यों किया ऐसा? मोदी जी मौन है। बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की करें, मोदी जी मौन है। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, पेगासस हो, राफेल हो, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर विस्तृत चर्चा हो सकती है, पर आज हम लोग केवल मुख्य बिंदुओं पे ही बात करेंगे कि प्रधानमंत्री उन बिंदुओं पे मौन क्यों है। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 13,791 करोड़, जी हाँ, राशि को दोबारा सुने, 13,791 करोड़ की राशि इधर से उधर की गई। हम पूछ नहीं सकते कि ये राशि कहाँ गई। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो सहमति हुई उस पर प्रधानमंत्री मौन क्यों है? और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री लगातार मौन रहे हैं? आज उनके मौनी बाबा होने की बात हम लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार वो लगातार जो देश के संवेदनशील मुद्दे हैं, मुख्य धारा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जन कल्याणकारी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमेशा क्यों प्रधानमंत्री मोदी चुप होते हैं। आपको अगर याद हो तो उन्होंने 2014 जहां मोदी जी की शुरुआत हुई, उन्होंने कई असाधारण भाषण दिए और असाधारण भाषण में कई असाधारण घोषणाएं की। अगर आप उन भाषणों को ही उठा ले और आज के परिदृश्य पे उनसे प्रश्न पूछे तो वो मौन नज़र आते हैं। आज डॉलर की स्थिति 58 से 83 रुपये 3 पैसे हो गई, वो मौन है। रोज़गार की बात करें, उन्होंने हर अपनी रैली में कहा कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे। ये मेरा डाटा नहीं है, ये उनके मंत्रालय का डाटा है, और जो भी मैंने डाटा दिया आप विकिपीडिया कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, ये डाटा उनके मंत्रालय का है। आज अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो 3.8 से बढ़कर 8.2% हो गया, तो 2 करोड़ रोज़गार कहाँ गए? आज अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे, बेरोज़गारी के मुद्दे पे क्यों चुप हैं मोदी जी? आज देश का डेप्ट, देश का ऋण 56 लाख करोड़ से बढ़कर 156 लाख करोड़ हो गया है, पर मोदी जी चुप हैं। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई जा रही है, पर आप अगर हमारे जो कुछ रेगुलर न्यूज़ चैनल है उनको छोड़कर कुछ अच्छे न्यूज़ ऐसे मैगजीन्स को पढ़ें, ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ें, विश्व के पटल पर इन चीज़ों को तराशें, तो आपको सच्चाई नज़र आ जाएगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी क्या है। अगर आप महंगाई के मुद्दे पे मोदी जी पूर्णतः गौन हैं। मुझे लगता है कि देश को चलाने के लिए 9 मुद्दे हैं जिस पे सरकार काम करे, और कोई भी सरकार काम करे, आने वाली कोई भी सरकार हो, अगर वो काम करे वो कभी चुनाव नहीं हारेगी, उन्हें कोई प्रोपेगेंडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन महंगाई के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैलियों में जानदार, शानदार, जोरदार भाषण दिए, पर आज जो महंगाई की स्थिति है उस पे चुप क्यों हैं? मुझे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था 3 चीज़ों पे चलती है जो शुरुआत से हम सब जानते हैं: रोटी, कपड़ा, मकान।
सारी वस्तुएं जो आम जनों से जुड़ी हुई हैं, एक मिडिल क्लास से जुड़ी हुई हैं, लोअर मिडिल क्लास से जुड़ी हुई हैं, सब सारी वस्तुएं महंगी हुई हैं, सब कुछ महंगी हुई हैं। रोटी कपड़ा मकान महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल एलपीजी सब कुछ महंगा हुआ है। प्रधानमंत्री चुप हैं। इसके बाद 3 और बेसिक ज़रूरतें होती हैं रोटी कपड़ा मकान के बाद, जो मुझे लगता है वो है बिजली सड़क और पानी, ये भी महंगे हुए हैं। उसके बाद 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिस पे सरकार को केवल और केवल इन पे ही काम करना चाहिए, एजुकेशन हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट। और ये 3 चीज़ों में भी मोदी जी पूर्णतः फेल हैं और ये चीज़ें भी महंगी हुई हैं। आज एजुकेशन देश में बहुत महंगा हो चुका है, चाहे वो हमारे देश का सर्वोच्च संस्थान ही क्यों ना हो, वो महंगा हो चुका है, वहाँ मोदी जी चुप हैं। हेल्थ सेक्टर महंगा है। अब पैसे के बगैर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि जो देश की व्यवस्था है उसमें एक आम आदमी, किसान वर्ग का आदमी, एक गरीब आदमी जीवित बचेगा। इतनी महंगाई हेल्थ सेक्टर में भी आई है, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ, इन सारे मुद्दों पे सरकार चुप है, मोदी जी चुप है। बात केवल जातीय ध्रुवीकरण की, बात केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की, बात केवल देश को बांटने की, बात केवल उन मुद्दों की जिससे हमारा ध्यान मुख्य धारा से हटा दिया जाए। मुझे लगता है इन 9 सालों में हमें उस मुख्य मुद्दों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, या सरकार की यही रणनीति रही है कि हमें उन मुख्य धारा तक पहुंचना नहीं है, हमें हमेशा ऐसे मुद्दों का चयन कर हमें मुख्य धारा से भटका देना है। मैं देश के युवाओं से, खासकर महिलाओं से अपील करना चाहूँगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। आप सतर्कता से, सावधानी से अपने वोट का चयन करें, अपने स्थानीय उम्मीदवार को ही वोट दें। किसी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या किसी पार्टी विशेष के नाम पे, या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे वोट ना दें। आपका स्थानीय उम्मीदवार ही आपका विकास कर सकता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो किसी धर्म का हो, वो समाजकारी कल्याण, जनकारी कल्याण करने में सक्षम हो, आपकी समस्याओं को, निजी आपकी जो लोकल समस्याएं हो उससे वाकिफ़ हो, और उन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो। केवल उन स्थानीय उम्मीदवारों को ही आप वोट करें। आज देश जिस तरीके से चल रहा है या चलाया जा रहा है, या हमारी सोच को जिस प्रकार से चॉक कर दिया गया है पिछले 9-10 सालों में, एक मार्केटिंग फंडा है, उस मार्केटिंग फंडा के थ्रू हमें देखने ही नहीं दिया जा रहा है मुख्य समस्याओं की तरफ। हमें वही दिखाया जा रहा है जो वो दिखाना चाहते हैं, जो उन्हें बताना है, जो उन्हें दिखाना है, केवल वो ही चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं जो आपको देखना चाहिए, आप देख ही नहीं पा रहे। आपसे अपील है कि तथ्यों को समझें, तथ्यों को की सही जानकारी लें। और मैं देश के युवाओं से विशेष कर करना चाहूँगा क्योंकि हमारा देश अभी सबसे युवा देश है। आप कम से कम तथ्यों को सही तरीके से समझें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि पूरा देश एक समय अन्ना जी के साथ चला गया कि लोकपाल बिल तो पास होना चाहिए। मैंने कई लोगों से पूछा, और आप जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे आप सब लोग पूछें, आपने कहीं ना कहीं उस डिबेट में आप भी हिस्सेदार होंगे, लेकिन मुझे लगता है 99% या 90% या 95% लोगों को नहीं पता होगा आज तक कि लोकपाल बिल था क्या। हम लोगों ने, पूरा देश एनआरसी पे बट सा गया था, पूरे देश में एक अजीब सी लहर आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता, आज तक तो एनआरसी लागू भी नहीं हुई, हमें बुड़बक बनाया गया, पूर्णतः हमें मार्ग से भटकाया गया। लेकिन तब भी उस भीड़ में शामिल या उस डिबेट में शामिल युवाओं को ये नहीं पता होगा कि वो एनआरसी बिल था क्या। ताज़ा अभी किसान आंदोलन हुए, कितनी प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए। हमारी प्रतिक्रियाएं पार्टीगत हैं, व्यक्तिगत हैं, तथ्यों को समझकर नहीं है। आपको पता नहीं था कि किसान आंदोलन बिल क्या था, लेकिन आप अगर बीजेपी के सपोर्टर हैं तो बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं। आप तथ्यों के हिसाब से बात करें, जो सत्य है उसे प्रमाणित कर सत्य के साथ बात करें। मैं भेड़ चाल में ना चलें। देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि देश
पार्टी के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से और एक आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रेरित होकर किसी खास वर्ग को सपोर्ट कर रहा है, तथ्य को समझ ही नहीं पा रहा है। आप तथ्यों को समझें। चुनाव नज़दीक हैं, आपको पुनः इस प्रकार भटकाया जाएगा। आप मार्ग से ना भटके, सही मार्ग का चयन करें और तथ्यों को ज़रूर प्रमाणित करें, सत्य को ज़रूर प्रमाणित करें और अपना वोट स्थानीय उम्मीदवार को ही दें। मौन पार्ट 2 के साथ भी हम आएंगे और एक लंबी फहरिस्त है, लिस्ट लंबी है, वीडियो लंबी हो जाएगी और मेरे पास कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऐसे नहीं हैं कि जो मैं आपको बहुत सारे मेरे पास तथ्य हैं जो समझा सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ अगले पार्ट में उन तथ्यों के साथ भी आऊं कि क्यों मोदी जी इन तथ्यों पे भी चुप हैं। मुझे लगता है उन्हें बोलना चाहिए और सही समय है बोलने का इन सब मुद्दों पे। आप महंगाई पे बोलिए, आप बेरोज़गारी पे बोलिए, आप काला धन पे बोलिए, आप देश के संवेदनशील मुद्दों पे बात करें। आज मणिपुर जल रहा है, उसे बचाने की कोशिश करें। देश आपसे यही चाहता है मोदी जी। आप एक अच्छे भाषण कला में निपुण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कुछ अंश आप इन संवेदनशील मुद्दों पे भी दें। मन की बात के साथ आप हमारी भी बात करें, आम जनता की भी बात करें, संवेदनशील मुद्दों की भी बात करें। और आप युवाओं से अपील है, 2024 का चुनाव बेहद नज़दीक है। आप भी संवेदनशील रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और तथ्यों को प्रमाणित कर कर ही आप किसी नतीजे तक पहुँचे, किसी के कहने से ना पहुँचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।